नमस्कार बच्चों, ग्रीनवर्ल्ड पब्लिकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपकी मेंटोर तस्लीमा मंसूरी और एवोल्यूशन का चैप्टर हम पढ़ रहे हैं बच्चों। विकास या आप विकास कह लीजिए, वो चैप्टर चल रहा है। चैप्टर 6 है आपका, जिसमें आज विकास के कुछ सिद्धांतों के बारे में पढ़ेंगे, जिन्होंने मतलब कौन कौन से ऐसे वैज्ञानिक हैं आप कह लीजिए, जिन्होंने विकास के सिद्धांतों को दिया और क्या उन्होंने कहा अपने सिद्धांत में, क्या क्या प्रिंसिपल्स उन्होंने दिए हुए थे, वही चीजें हम आज डिस्कस करने वाले हैं। 3 मेजर साइंटिस्ट हैं आपके जो मेन हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। साथ ही साथ थोड़ा सा क्रिटिसाइजर्स भी हैं कुछ इनके, वो भी हम देखेंगे। 3 मेन इंपॉर्टेंट हैं, जिनमें आपके लैमार्क हैं, डार्विन है, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट इज ह्यूगो ड्यूबरिज, जिन्होंने म्यूटेशन के बारे में सबसे पहले बात करी थी। एंड जो हम बहुत सारा एक अच्छा सा पोर्शन कवर करते हैं जेनेटिक्स वाले चैप्टर में, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें उन्होंने बताया हुआ था कि म्यूटेशन किस टाइप का होता है, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो म्यूटेशन को अफेक्ट करते हैं, और आपके म्यूटेशंस का मतलब क्या है, आई मीन म्यूटेशन हो किस में रहा है, चेंज किस में आ रहा है, जो कि हमने जेनेटिक वाले चैप्टर में करा हुआ है। तो प्लीज आप म्यूटेशन के बारे में डिटेल में जेनेटिक वाले चैप्टर में जाइए, उसको देखिए। हाँ, एक चीज मैं ये कहूंगी कि चैप्टर 6 में जो आपका टेक्स्ट बुक है बच्चों, जो भी बच्चे मुझे सुन रहे हैं वो ध्यान से सुनिएगा। चैप्टर 6 का जो टेक्स्ट बुक है, इसमें म्यूटेशन के बहुत अच्छे डायग्राम्स, आपका टेक्स्ट बुक जो है, जो भी टेक्स्ट बुक आपने लिया हुआ है, जो टेक्स्ट बुक से मैं थोड़ा सा देखती हूँ कि कैसा डायग्राम है क्या है, उसमें काफ़ी अच्छा डायग्राम मेंशन किया हुआ है एंड डिटेल में चीज़ें हैं। तो अगर आप वीडियो देखिए साथ साथ में, आप जब चैप्टर को पढ़ेंगे तो बहुत चीज़ें क्लियर होती चली जाएंगी और अच्छे से आपको थोड़ा सा होता है ना कि माइंड में बैठ जाएगा, फिर आप भूलोगे नहीं उन चीज़ों को। तो वीडियो देखिए एंड साथ ही साथ अपना बुक ले करके बैठिए, क्योंकि मैंने पहले भी कहा था कि बुक में बहुत सारी चीज़ें स्कैटर्ड में यहाँ वहाँ थोड़ी सी पड़ी हैं, जो कि थोड़ा सा अलाइन करना मुश्किल हो जाता है। आई थिंक कि बच्चों को कन्फ्यूजन होता होगा उस चीज़ की वजह से। तो यहाँ पर मैं चीज़ों को थोड़ा सा अलाइंड वे में लाने की कोशिश करती हूँ। तो साथ में लेकर के बैठिए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी नहीं होती है, मैं जस्ट हेडिंग डाले रहती हूँ, तो वहाँ पे वो आपको बुक में कंटेंट देखने को मिल जाएगा। म्यूटेशन वाला चैप्टर डिटेल्ड, पॉइंट म्यूटेशन क्या होता है, क्रोमोसोमल एब्रेशन क्या होता है, एनिप्लॉइडी हेट्रोप्लॉइडी क्या होती है, ये सारी चीजें बच्चों, ये सब कुछ आपके इस चैप्टर में बहुत अच्छे से, बहुत ही ज्यादा अच्छे से मेंशन किया हुआ है। तो आप अगर म्यूटेशन का एक अच्छा डिटेल स्टडी करना चाहते हैं, आप इस चैप्टर का जो पोर्शन है उसको जा करके अच्छे से पढ़िए, ठीक है। डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा डिस्कस करूंगी मैं, क्योंकि ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुकी हूँ इस पर्टिकुलर टॉपिक को, म्यूटेशन वाले टॉपिक को। बाकी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका जो ये हमारा आज का पहला जो टॉपिक है कि क्या है, विकास के विभिन्न प्रकार के सिद्धांत थे। तो आज हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं बच्चों? लैमार्कवाद। लैमार्कवाद का मतलब क्या है, लैमार्किज्म का मतलब क्या है कि लैमार्क ने क्या कहा हुआ है, लैमार्क ने क्या कहा था बेसिकली विकास को लेकर के। और इनकी जो थियोरी है, इनकी थियोरी को माना जाता है थियोरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ अक्वायर्ड कैरेक्टर्स। देखो ये शब्द को थोड़ा सा ध्यान देना बच्चों, अक्वायर्ड कैरेक्टर पर इनका ज्यादा फोकस था, ठीक है। उपार्जित लक्षणों की वंशागति, ठीक है ना, यहीं पे सबसे बड़ी गलती मेंडल ने की थी, उपार्जित लक्षणों की वंशागति। मैं अभी समझाऊंगी आपको कि कहना क्या चाहा था इन्होंने। उपार्जित लक्षणों की वंशागति है, ठीक है, ओके। क्या है उपार्जित लक्षणों की वंशागति बच्चों? मेंडल ने कहा था कि समय के साथ में वातावरण, पृथ्वी का वातावरण सतत चेंज हो रहा था, कंटिन्यूअसली क्या हो रहा था, चेंज हो रहा था। तो उस हिसाब से जो यहाँ पे मौजूद जीव जंतु थे, ये भी अपने शरीर में क्या करते गए, इनके भी शरीर में वातावरण के अनुसार जीने के लिए, सर्वाइवल के लिए क्या होता गया, चेंज आता गया, ठीक है। धीरे 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 चेंज आता गया। इस बदलाव के दौरान, ये जो परिवर्तन हो रहा है, इस दौरान ऐसा भी हुआ कि कुछ अंगों का यूज तो होता गया, कुछ अंगों का यूज कंटिन्यूअसली होता गया, और कुछ अंगों का यूज अपनी सुविधा अनुसार जंतुओं ने क्या करा, यूज करना बंद कर दिया, ठीक है। तो धीरे 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 क्या होता गया, जिन अंगों का यूज होना बंद हो गया, ये अंग निष्क्रिय हो गए,
ठीक है, ऐसा इन्होंने कहा। एंड जो अंग आपके जो ऑर्गन्स लगातार यूज होते रहे थे ये सक्रिय रहे थे, और वही पीढ़ी दर पीढ़ी क्या हो रहे थे, ट्रांसफर भी हो रहे थे। ट्रांसफर होने का मतलब है कि माता पिता से उनके बच्चों में, फिर माता पिता से उनके बच्चों में, इस तरह से वे लक्षण भी क्या हो रहे थे, वंशागति, यही है आपकी वंशानुगत हो रहे थे। ठीक है, ऐसा किसने कहा, लैमार्क ने कहा था। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये आई कि मिसयूज और आपके नॉट मिसयूज, यूज एंड डिसयूज की वजह से क्या हुआ, उपयोग और अनुपयोग की वजह से कह रहे हैं कि वो अंग ही गायब हो गया। ऐसा इन्होंने कहा कि वो अंग ही गायब हो गया या कुछ नया कैरेक्टर बन गया। अंग गायब हो गया तो नए प्रकार का जीव बनेगा। ठीक है, मान लो ऐसा कि छिपकली है, छिपकली अपने पूंछ का इस्तेमाल नहीं कर रही है और कई पीढ़ियों तक, लेट्स से कि 50 पीढ़ियों तक वो अपने पूंछ का इस्तेमाल नहीं कर रही है, तो अगली जो 51वीं पीढ़ी आएगी उसमें क्या हो जाएगा, जो छिपकली होगी वो बिना पूंछ वाली होगी। पर ऐसा आज तक नहीं देखा गया है। हर छिपकली जो होती है उसमें क्या होता है, पूंछ का प्रेजेंस देखा गया है। ठीक है, ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि दूसरे साइंटिस्ट ने जिसने इसकी आलोचना की थी, इस सिद्धांत की, उन्होंने यही एग्जाम्पल उठाया हुआ था। ठीक बच्चों, तो लैमार्क ने कहा कि जो आपके उपार्जित लक्षण हैं, जो अक्वायर किया हुआ है आपने, जो आपने परिवर्तन के साथ में आपने खुद में विकास किया, उसका विकसित किया आपने, वे लक्षण एक समय के बाद में क्या हो रहे हैं, उनका वंशानुगत हो रहे हैं। वे लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ये क्या हो रहे हैं, ट्रांसफर हो रहे हैं। ठीक है, पर आनुवंशिक जो आपके उपार्जित लक्षण है ये कभी भी वंशानुगत नहीं होते हैं। एक पहलवान है, मान लेते हैं कि कोई पुरुष है जो पहलवानी कर रहा है। ठीक है, उस पुरुष का जो पहलवान है उसका बच्चा कभी भी पहलवान पैदा नहीं होगा। और मान लो कि जो बच्चा पैदा हुआ वो भी बाद में पहलवानी करने लगा, तो उसका भी बच्चा पहलवान पैदा नहीं होगा जब तक वो उस चीज को अक्वायर ना करे। तो उपार्जित लक्षण वंशानुगत नहीं होते हैं। ये मेंडल की उनकी लैमार्क की सबसे बड़ी गलती थी। ठीक है, तो इसी थियोरी के इर्द गिर्द बाकी चीजें इन्होंने कही हुई हैं, डिस्कस करते हैं। ठीक है बच्चों, आइए। इन्होंने कहा कि जंतुओं में क्या होती है, बड़े होने की प्रवृत्ति होती है। बेजाहिर सी बात है, जैसे जैसे वातावरण बदलता जाएगा, जो जंतु हैं ये अगर बहुत ठंडी वाला क्या कहते हैं कि मतलब ठंडा प्रदेश है तो जो जंतु है वो अपने आकार को और बड़ा कर लेगा। अगर बहुत गर्मी वाला प्रदेश है तो वो जो जंतु है वो अपने आकार को और क्या कर लेगा, छोटा कर लेगा। इस तरह से होता है। तो वही उन्होंने कहा कि अगर वातावरण में परिवर्तन, वातावरण क्या है आपका, परिवर्तनशील है, उसके अनुसार स्वयं को जंतु अनुकूलित कर लेते हैं और जीव शरीर एवं उनके अंगों के आकार में जो वृद्धि है वो नेचुरल सी बात है। ये बिल्कुल ठीक बात है। ऐसा देखा गया है कि परिवर्तन के अनुसार शरीर के शारीरिक संरचना में बहुत सारे बदलाव देखने को मिलते हैं। वातावरण का जंतुओं पर सीधा प्रभाव पड़ता है, बिल्कुल सही बात है। वातावरण का जंतुओं पर सीधा प्रभाव पड़ता है। आप अभी भी देख लीजिए, अगर बहुत गर्मी लग रही है तो आप इनएक्टिव हो जाएंगे, आप इतना इफेक्टिवली काम नहीं कर पाएंगे, आपके शरीर में घमौरियां निकल जाएंगी या रेडनेस हो जाएगा, बहुत ज़्यादा पसीना होगा और हीट स्ट्रोक हो जाता है। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि क्लाइमेट का आपके ऊपर डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ रहा है, और डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली दोनों तरीके से क्लाइमेट का इम्पैक्ट आपके ऊपर पड़ता है बच्चों। ठीक है, तो वातावरण का सीधा सीधा सा हमारे ऊपर प्रभाव पड़ता है और हम अपने वातावरण से प्रभावित होते हैं। और प्रभावित होने का मतलब है कि हमारे अंदर बदलाव आता है, हमारे रहने सहने के ढंग में बदलाव आएगा, हमारे शरीर की संरचना में बदलाव आएगा, हमारे खाने पीने में बदलाव आएगा। ठीक है ना, हमारा जो स्किन है या फिर हाइट है या एनीथिंग आप ले सकते हैं, उसमें क्या आएगा, बदलाव आएगा। प्रत्येक जीव पर वातावरण का सीधा प्रभाव पड़ता है जिसके कारण उसकी संरचना स्वभाव में परिवर्तन होता है। लैमार्क ने क्या कहा कि पादपों में यह प्रभाव प्रत्यक्ष रूप से देखा गया और जंतुओं में यह क्या होता है, अप्रत्यक्ष रूप से देखा जा रहा है। जो कि कौन अफेक्ट कर रहा है, तंत्रिका तंत्र से संबंधित होता है। तंत्रिका तंत्र ही क्या करती है, हमारा ब्रेन जो है सेंट्रल ऑर्गन है जो कि बाकी फंक्शंस को क्या कर रहा है, रेगुलेट कर रहा है। सो टेम्परेचर भी हमें कौन फील करा रहा है, हमारा ब्रेन ही हमको क्या कराता है, फील कराता है, कोल्डनेस एंड हॉटनेस का फील कराता है। ठीक है, तो हम इनडायरेक्टली अफेक्ट होते हैं अपने वातावरण के प्रभाव से।
अच्छा यही देख लो, ये जो इन्होंने कहा था कि अक्वायर्ड कैरेक्टर्स हैं, अंगों के उपयोग एवं अनुपयोग, यूज एंड डिसयूज ऑफ, मिसयूज नहीं है डिसयूज है, ठीक है। अच्छा डिसयूज और मिसयूज में थोड़ा सा आप थोड़ा सा ये डिफरेंस कर लेंगे। मिसयूज का मतलब होता है गलत प्रयोग करना, डिसयूज का मतलब होता है उपयोग नहीं करना, ठीक है। चलिए, तो यहीं पर इन्होंने एग्जाम्पल किसका लिया था बच्चों? एग्जाम्पल इन्होंने लिया था जिराफ का लिया था, जिराफ का लिया था और सर्प का एग्जाम्पल लिया था। मेंडल ने कहा कि जो हमारा सर्प है, सांप जो होते हैं, कोबरा ले लो, पाइथन ले लो, करैत ले लो आप, जो विभिन्न प्रकार के, वाइपर ले लो आप, जो विभिन्न प्रकार के आपके सांप हैं, तो इनको जब आप देखोगे इनके पैर नहीं होते, ये अपने पेट के बल रेंगते हैं बच्चों, क्रॉल करते हैं, ठीक है। तो जिराफ ने कहा कि जो प्रारंभिक सर्प थे, जो प्रारंभिक सरीसृप आप थे आपके, इनके पैर होते थे। तो समय के साथ जब परिवर्तन आया तो इनको बिल में रहने में समस्या आने लगी। बिल का मतलब क्या है कि जमीन के अंदर इनको रहने में समस्या आने लगी, इनको पैरों की वजह से। तो धीरे धीरे इन्होंने क्या किया कि अपने पैरों का इस्तेमाल करना बंद किया एंड रेंगना शुरू किया। तो समय के साथ ऐसा हुआ कि इनके पैर धीरे धीरे गायब होते चले गए। और फिर उसी चीज को मैं दोबारा से दोहरा रही हूँ कि मेंडल ने क्या कहा, फिर उसके बाद जो नए जीव आए वो अपने पुराने पूर्वज के जीव थे जिन्होंने पैरों का इस्तेमाल करना बंद किया। तो जो नया जीव आया उसमें पैर अनुपस्थित थे। यही तो हुआ अक्वायर्ड कैरेक्टर की वंशागति, ठीक है। इसी की तरह से दूसरा एग्जाम्पल इन्होंने लिया, किसका? जिराफ का लिया। जिराफ का जब एग्जाम्पल इन्होंने लिया तो इन्होंने कहा कि जो जिराफ है आपका, शुरुआत में तो जिराफ हिरन के जैसा था, उसके पिछले और अगले दोनों पैर ही बराबर थे बिल्कुल, और वो घास खाता था। लेकिन जलवायु परिवर्तन हुआ, वातावरण में चेंज आया और धीरे धीरे घास की उपस्थिति कम होती गई। तो जब घास की उपस्थिति कम होती गई तो इन्होंने क्या किया होगा कि ये कोशिश करने लगे होंगे कि ये पेड़ के शाखाओं को खाएं। तो जैसे जैसे पेड़ की शाखाओं को खाने लगे, पेड़ काफी ऊंचाई पर रहा होगा, तो ये अपने अगले पैरों को ऊपर उठा करके, गर्दन को उठा करके खाने की कोशिश कर रहे होंगे, जिसकी वजह से इनके अगले पैर और जो गर्दन वाला हिस्सा है वो धीरे धीरे क्या होता गया? लंबा होता गया, ठीक है। ऐसा इन्होंने कहा। और उसके बाद क्या हुआ होगा आप जानते ही हैं कि ऐसा लंबे समय तक हुआ होगा, एक दिन में ये चेंजेस नहीं आते हैं। इनका ये मानना था कि ऐसा लंबे समय तक हुआ होगा और फिर जो लंबे जिराफ, जो लंबी गर्दन है, लंबे पैर वाले, अगले पैर वाले जिराफ हैं, इनसे जो बच्चे पैदा हुए होंगे वो लंबी गर्दन वाले और लंबे पैर वाले जिराफ पैदा हुए होंगे। यही है आपका क्या? उपार्जित लक्षणों की वंशागति। पर कभी भी उपार्जित लक्षण वंशानुगत नहीं होते हैं। ये इस बात को काटेंगे, दूसरे जो साइंटिस्ट हैं हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। फिलहाल अभी यहाँ पे ये चीजें देखो आप। तो वही चीज कहा है, अब रीड कर रही हूँ। वातावरण के प्रभाव के फलस्वरूप जीवधारी अपने अंगों का उपयोग या अनुपयोग करते हैं। वे अंग जो उपयोग में आते हैं अधिक विकसित हो जाते हैं। इसके विपरीत जो अंग उपयोग में नहीं आते हैं या कम उपयोग में आते हैं उनका धीरे धीरे डीजेनरेट हो जाते हैं वो, यानी कि ह्रास हो जाता है उनका, अंत में लुप्त हो जाते हैं। कभी कभी ये अंग अवशेषी अंगों के रूप में प्रेजेंट होते हैं लेकिन यूज नहीं होता है, ठीक है। तो अवशेषी अंगों का प्रेजेंस तो देखा गया लेकिन रीजन कुछ और है, क्या है आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। अब देखो यही है उपार्जित लक्षणों की वंशागति। जीवों में वातावरण के सीधे प्रभाव एवं अंगों के उपयोग और अनुपयोग से प्रकट होने वाले परिवर्तनीय लक्षण को उपार्जित लक्षण कहा गया और ये उपार्जित लक्षण वंशागत होकर संतानों में पहुंचते हैं, ऐसा लैमार्क ने कहा। इन लक्षणों की वंशागति के कारण कई पीढ़ियों के बाद उत्पन्न जीव अपने पूर्वजों से अलग हो गए, यानी कि नई जाति का निर्माण हुआ, नई जाति का निर्माण हुआ। जैसे पुराने, अगर ये अपने पूर्वज को देखेंगे तो हिरन छोटे थे और जो नए हिरन आए वो कैसे हुए भाई? लंबी गर्दन वाले हिरन हो गए, तो वो बिल्कुल अपने पूर्वज से अलग है ना। तो इस तरह से ये कह रहे हैं कि नई जातियों का विकास अंगों की डिसयूज और यूज पर डिपेंडेंट है और साथ ही साथ वातावरण का भी इम्पैक्ट पड़ रहा है, ठीक है। आइए ये देखिए, ये है डायग्राम जिराफ का। ये बिल्कुल छोटा सा है, घास वास खा रहा है, धीरे धीरे घास खत्म होने लगा तो ये पेड़ की तरफ बढ़ने लगा एंड इस तरह से वो लंबा, इसका अगला पैर और गर्दन जो है वो क्या होता गया? लंबा होता चला गया, ठीक है।
आइए, अब भाई लेमार्क के सिद्धांत को बहुत सारे साइंटिस्टों ने सपोर्ट भी किया, ठीक है। यहाँ पे लेमार्क के सिद्धांत बहुत समय तक लेमार्क के ने जो थ्योरी दी थी उसको सपोर्ट भी किया गया है, ठीक है ना। चलिए, गलत नहीं कहा है उन्होंने जो भी बात कही है वो बिल्कुल सही बात कही है, बट जो मेन रीजन था वो रीजन तक पहुंच नहीं पाए थे। रीजन बस इतना ही थोड़ा सा चूक हो गया था कि मेन रीजन क्या है वो नहीं बता पाए थे। अच्छा, तो लेमार्कवाद के समर्थक कौन कौन से हैं देख लीजिए। मैकडुगल हैं, इन्होंने चूहे पर प्रयोग किया था। सुमनर हैं, इन्होंने भी चूहे पर प्रयोग किया था। पैवलोव है, इन्होंने कुत्तों पर प्रयोग किया था। क्या प्रयोग किया हुआ है देख लीजिए। अच्छा, ये सब आपसे पूछा नहीं जाएगा, जस्ट एक थोड़ा सा रहता है कि सपोर्टर कौन है। जाहिर सी बात है, जब आप कोई भी बात रखते हैं, कोई ओपिनियन रखते हैं, तो कुछ उसके सपोर्टर होंगे, कुछ आपके ओपोनेंट्स भी होंगे जो आपका विरोध भी करेंगे, ठीक है। आइए, मैकडुगल ने 1938 में चूहों को 45 पीढ़ियों तक एक ही रास्ते से आने जाने का अभ्यास कराया, प्रैक्टिस कराया है। यही है आपके एक्वायर्ड कैरेक्टर्स, आप अपने आप में वो चीज डेवलप कर रहे हो, ठीक है। तो मैकडुगल ने क्या किया, 45 पीढ़ियों तक चूहों को एक ही रास्ते से जाने का अभ्यास कराया। उनके अनुसार शुरुआत में पैतृक पीढ़ियों के चूहों को अधिक अभ्यास कराने की आवश्यकता पड़ी, परंतु बाद में पीढ़ी दर पीढ़ी अभ्यास कराने की जरूरत कम हो गई। ऐसा तो नहीं हुआ कि अभ्यास कराने की जरूरत ही नहीं पड़ी, जरूरत पड़ी ना। अगर वंशानुगत होता तो उनको पता होता कि यही हमारा रास्ता है, यही हमारा खाना है, यही हमारी चीजें हैं, उनको पता होता, ठीक है ना। वो हमारे कैरेक्टर्स में इनबिल्ड होते, लेकिन यहाँ पर तो नहीं है, ठीक है। फिर भी इन्होंने कहा कि हाँ ऐसा हो सकता है कि लेमार्क ने जो बात कही वो सही है। सुमनर ने क्या चूहों पर प्रयोग किया, 1990 की बात है, कि गर्म वातावरण में रखे गए चूहों में ठंडे वातावरण में रखे गए चूहों की अपेक्षा जो पूंछ हैं वो आपके कर्ण पल्लव आकार में बड़े हो जाते हैं। मतलब पूंछ और ईयर पिन्ना साइज में क्या हो गए, बड़े हो गए हैं। कहाँ पे बात कर रही हूँ मैं, अच्छा गर्म वातावरण में कह रहे हैं कि जब अच्छा शायद मैंने थोड़ा सा ऑपोजिट बोल दिया था। गर्मी के समय में, माफ करिएगा, गर्मी में इन्होंने कहा कि जो गर्म प्रदेशों में आपके चूहे रह रहे हैं, यहाँ पर आप जो चूहे हैं इनकी पूंछ और क्या कहते हैं कि कान जो है वो काफी बड़े बड़े हो गए। होता क्या है कि आकार बड़े करने का मतलब है जितनी चीजें आप एक्सपैंड करोगे बच्चों, हीट उतना ज्यादा रिलीज होगा। आई एम सॉरी, वो थोड़ा सा आई थिंक मैंने उल्टा बोल दिया है। जितनी चीजें आप एक्सपैंड करोगे हीट रिलीज करेगा। तो ठंडे प्रदेशों में रहने वाले जो जंतु होते हैं इनके अंग क्या होते हैं, वो छोटे छोटे होते हैं, सिकुड़ते हैं, ताकि हीट को ये क्या कर सके, रिटेन कर सके। गर्मी में रहने वाले जो जंतु होते हैं इनका अरे जो ऑर्गन होता है या शरीर का आकार होता है ये बढ़ जाता है, ताकि हीट को और ये क्या कर सके, रिलीज कर सके, ठीक है। तो इन्होंने ऐसा ही पाया कि गर्म वातावरण में जो चूहे रखे गए थे इनके कान और ईयर पिन्ना क्या हो गए, बड़े हो गए। तो ऐसा बच्चों अक्वायर्ड कैरेक्टर तो है नहीं, इसके वातावरण में जो जिस क्लाइमेट में वो रह रहा है, क्लाइमेट के चेंज होने की वजह से इसका इंटरनल स्ट्रक्चर क्या हुआ, वो बदला हुआ है, ठीक है। कुछ समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रही हूँ। क्लाइमेट का असर पड़ रहा है ना किस पर, आपके जीन्स पर। अगर जेनेटिक स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है तो क्या होगा, क्या होगा, बॉडी में भी चेंज आएगा, ठीक है। लेकिन सुमनर ये चीज नहीं बोल पाए कि ये जेनेटिक चेंज है, इन्होंने कहा ये एक्वायर्ड कैरेक्टर है। इन्होंने क्या कहा, ये एक्वायर्ड कैरेक्टर है। पावलोव ने क्या कहा, पावलोव बोल लीजिए, इन्होंने क्या कहा कि भाई अपने प्रयोग में कुत्तों की घंटी की आवाज पर उन्होंने भोजन के लिए आने का अभ्यास करा। मतलब कुत्ते के गले में घंटी बांधा, अरे सॉरी, घंटी बजा करके कुत्तों को खाना पे बुलाने का अभ्यास कराया, और ये बताया कि ये जो अभ्यास कराने की दर है ये पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होती गई, कम होती गई, ठीक है। ऐसा इन्होंने कहा कि ये जो अभ्यास कराने का दर था, बहुत मेहनत करना पड़ता था, लास्ट धीरे 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 कुत्तों में ये चीजें क्या होती गई, कम होती गई। तो इन्होंने कहा कि इसी अक्वायर्ड कैरेक्टर की वजह से, यानी कि अक्वायर्ड कैरेक्टर्स आपके क्या होते हैं, वंशानुगत होते हैं, ठीक है। आइए, आलोचक कौन है लेमार्कवाद के, आलोचक विजमैन है। कौन है बच्चों, विजमैन है। और विजमैन ने एक थ्योरी दी हुई थी, यहाँ पे ये वाला, यहाँ पे पॉइंट ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, ये दूसरा चीज है। आलोचक कौन है, विजमैन है।
विजमैन ने क्या कहा था बच्चों? विजमैन ने एक थियोरी दी थी, थियोरी ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ जर्म प्लाज्मा, थियोरी ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ जर्म प्लाज्मा। जर्म प्लाज्म की थियोरी दी थी। इन्होंने क्या कहा? जर्म प्लाज्म क्या होते हैं? आपके जनन अंगों को, गैमीट्स को बनाने वाले आपके जो सेल्स होते हैं वो जर्म प्लाज्म होते हैं, ठीक है। इन्होंने कहा कि जो आपके सोमैटिक सेल्स होते हैं, यानी दैहिक जो कोशिकाएं होती हैं, इनके कैरेक्टर्स क्या होते हैं? ट्रांसफर नहीं होते हैं, लेकिन आपकी जो जर्म कोशिकाएं होती हैं, इनमें जो गैमीट्स बनते हैं, गैमीट के जो क्रोमोसोम्स होते हैं, इन पर मौजूद जो जीन्स होते हैं, यही कैरेक्टर को क्या करते हैं बच्चों? ट्रांसफर करते हैं। इसीलिए इन्होंने लैमार्क के बात को काटा कि कभी भी दैहिक कोशिकाओं के जो कैरेक्टर्स है ये आनुवंशिक नहीं होंगे, अनलेस कि ये आपके जर्म प्लाज्म के कैरेक्टर्स हैं। जर्म प्लाज्म में जो कैरेक्टर्स है यही क्या होगा? ट्रांसफर होगा बच्चों। तो लैमार्क के अगर आपको आलोचक पूछेगा तो आप एक साइंटिस्ट का नाम बता करके इनकी थ्योरी को मेंशन कर सकते हैं। अच्छा, अब आते हैं नियो लैमार्किज्म की बात करते हैं, नव लैमार्कवाद की बात करते हैं। कुछ ऐसे साइंटिस्ट हैं जो थोड़ा बहुत सिमिलर बात करते हैं और थोड़ी बहुत भिन्नता के साथ बात करते हैं। इन्होंने उस तथ्य को लैमार्कवाद के ही आगे के प्रोसेस को थोड़ा सा समझाने की कोशिश की। इसी वजह से ये सिद्धांत क्या कहलाता है? नव लैमार्कवाद कहलाता है। इसमें आपके पैकार्ड हैं, गैडो हैं, स्पेंसर्स हैं, कोपे और ये सब हैं। ये कुछ साइंटिस्ट हैं जिन्होंने लैमार्कवाद की ही थ्योरी को आगे बढ़ा करके नियो लैमार्किज्म को स्थापित किया था। आपसे इतना वो नहीं करना है, ये सारी चीजें इतनी ज्यादा नहीं है, जो मेन हेडिंग्स है उनको याद रखना है, वो मैं आपको बताते चलूंगी। क्या कहा बच्चों? कि वातावरण में जिन भौतिक एवं रासायनिक क्रियाओं द्वारा जीवों के गुणसूत्रों में भिन्नताएं उत्पन्न हो जाती हैं, वे भिन्नताएं ही वंशागत होती हैं। ठीक है, याद रखेंगे। जेनेटिक चेंज आ रहा है बच्चों, म्यूटेशन हो रहा है जीन्स में, और जीवों की संतति में परिवर्तन के लिए उत्तरदायी होती हैं। म्यूटेशन ही क्या हो रहा है? वेरिएशन को कॉज कर रहा है। अक्वायर्ड कैरेक्टर्स वेरिएशन को कॉज नहीं करेंगे, ठीक है। तो जेनेटिक्स एवं वंशागति के सिद्धांतों के अध्ययन से यह प्रमाणित हो गया कि जो उपार्जित लक्षण किसी जीव के जीन प्रारूप में पाए जाएंगे, अगर आपके अक्वायर्ड कैरेक्टर्स आपके जीन्स में भी मौजूद होंगे तभी वे ट्रांसफर होंगे, अदरवाइज वो ट्रांसफर नहीं होंगे। वे ही लक्षण वंशागति द्वारा अगली पीढ़ी में पहुंचते हैं और विकास में सहायक सिद्ध होते हैं। लैमार्कवाद को नया स्वरूप देने वाले वैज्ञानिक इन्होंने ये सिद्धांत को दिया हुआ था, ठीक है। ये मैं आपको समझा चुकी हूँ। जैसे देखो एग्जाम्पल में क्या था कि कॉस्मिक किरणें, गामा किरणें आदि, ये सब क्या कर रही हैं बच्चों? म्यूटेशन को कॉज कर रही हैं, और म्यूटेशन की वजह से क्या हो रहा है? नए कैरेक्टर्स का डेवलपमेंट हो रहा है, ठीक है। आइए नव लैमार्कवाद की क्या क्या कुछ अवधारणाएं हैं ये देखिए, पढ़ लीजिए। नव लैमार्कवाद के अनुसार संरचना, कार्य, पर्यावरण के बीच कारकीय संबंध होता है। जीवों द्वारा उपार्जित कुछ विभिन्नताएं अगली पीढ़ी में जाती हैं, और ये विभिन्नताएं कौन सी हैं? अक्वायर्ड कैरेक्टर्स की विभिन्नताएं कौन सी हैं? जो कि ऐसे अक्वायर्ड कैरेक्टर्स जिनका असर, यानी कि इसी से रिलेटेड आपके जीन्स भी, यानी कि ऐसे प्रोटीन्स भी बने होंगे जो सिमिलर ट्रेट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे, वही सिर्फ क्या होगा? ट्रांसफर होगा, अदरवाइज नहीं। आंतरिक जैविक शक्तियों की भूमिका को पूर्ण रूप से नकार दिया इन्होंने। अब यह विश्वास करते हैं कि जीव के शारीरिक लक्षण पर्यावरणीय स्थिति एवं जीन की अंतःक्रियाओं का परिणाम होते हैं। तो इन्होंने माना कि म्यूटेशन जो होता है, हालांकि इन्होंने म्यूटेशन वर्ड को यूज नहीं किया था, म्यूटेशन जो होता है वही आपके नई जातियों के बनने के लिए जिम्मेदार होता है। डार्विनवाद बहुत फेमस थियोरी है एवोल्यूशन की। डार्विन बहुत ज़्यादा पढ़ा जाता है, लैमार्क को उतना तवज्जो दिया नहीं जाता है। देखिए एक बात याद थोड़ा सा समझिएगा, लैमार्क ने जो बातें कही हैं बच्चों, गलत नहीं कही थी। हाँ, थोड़ा सा वो बिल्कुल एकदम उस पर पहुंच नहीं पाए थे, बस ये था।
तो सबने अपने अपने मत को क्या किया था, प्रस्तुत किया था। ठीक है, डार्विन बाद में क्या हुआ है, डार्विन की ये अकेले की थ्योरी नहीं है, सबसे पहली बात आप ये याद रखेंगे। डार्विन में आपके वैलेस, माल्थस, इकोनॉमिस्ट थे ये, माल्थस और आपके स्पेंसर, ये 3 साइंटिस्ट शामिल हैं। 3 साइंटिस्ट शामिल हैं और तीनों ने मिल करके लगभग सिमिलर एक जैसा सिद्धांत दिया था। और वो सिद्धांत क्या है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। ये जो वर्ड है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, हर्बर्ट स्पेंसर ने इस वर्ड को यूज किया था। ये जो आपका सेंटेंस है, जो वाक्य है, उत्तरजीविता की क्या कहते हैं, हाँ, उत्तम की उत्तरजीविता, यानी कि जो फिट है, जो अपने वातावरण के अनुसार ढला हुआ है, जो आगे सरवाइव कर सकता है, वही क्या होगा, सरवाइव कर पाएगा, बाकी सब समाप्त हो जाएंगे। तो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वाला जो वर्ड है हर्बर्ट स्पेंसर ने इस्तेमाल किया था, जबकि डार्विन ने इसी चीज को, सेम चीज को डार्विन ने क्या कहा था, प्राकृतिक चयन नाम दिया था, नेचुरल सिलेक्शन नाम दिया था। किसने, आपके डार्विन ने नाम दिया था। ठीक है, माल्थस का योगदान क्या है बच्चों, माल्थस ने किस तरह से जनसंख्या में वृद्धि होती है और किस तरह से जनसंख्या और संसाधन में संबंध है, कि संसाधन अगर अवेलेबल है तो जनसंख्या में बहुत तेजी से वृद्धि होगी, संसाधन धीरे धीरे कम होने लगे तो जनसंख्या भी क्या होने लगेगी, कम होने लगेगी। ठीक है, तो ये बात किसने कहा था, ये बात समझाया था किसने, माल्थस ने समझाया था। साथ ही साथ माल्थस ने ये भी कहा था कि जो आपका पृथ्वी है, इस पर जनसंख्या के नंबर को बनाए रखने के लिए कई बार ऐसा होता है कि प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, भूखमरी आएगी, फ्लड आएगा, या विभिन्न प्रकार की कुछ बीमारियां आएंगी, जिससे बहुत सारी संख्या में जीव पॉपुलेशन क्या हो जाएगा, समष्टियां जो होती हैं वे नष्ट हो जाती हैं। और इस तरह से एक क्या हुआ, बना हुआ है, एक नियम बना हुआ है, आप कह लीजिए एक व्यवस्था बनी हुई है, जिसमें जनसंख्या क्या होती है, कंटिन्यूअसली बनी रहती है। ठीक है, ऐसा माल्थस ने कहा था। इनके भी सिद्धांत को डार्विन ने इस्तेमाल किया। ठीक है बच्चों, वैलेस ने आपके क्या दिया था, जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनिमल्स के बारे में बताया था। ठीक है, तो उस चीज को भी इन्होंने इस्तेमाल किया था। ठीक है ना, तो अब समझते हैं। ओके, डार्विन ने सिद्धांत क्या दिया था, डार्विन ने नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत दिया हुआ है। डार्विन ने कौन सा सिद्धांत दिया हुआ है, नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत, प्राकृतिक चयन का सिद्धांत दिया हुआ है। माल्थस के बारे में मैं समझा चुकी हूँ आपको, हर्बर्ट स्पेंसर के बारे में भी समझा चुकी हूँ। ठीक है, आइए, डार्विन ने कुछ ये देखिए, ये पॉइंट्स में डार्विन ने अपनी बातों को रखा था। क्या कहा है, डार्विन्स थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, ओरिजिन ऑफ स्पीशीज बाय नेचुरल सिलेक्शन, इनकी एक किताब थी, origin of species by natural selection। इसमें उन्होंने अपने नेचुरल सिलेक्शन वाली थियोरी को मेंशन किया था बच्चों, और डार्विन हमेशा के लिए फेमस हो गया। ठीक है, तो चलिए क्या कहा है इन्होंने वो पढ़ते हैं। इन्होंने क्या कहा है कि जीवों में प्रचुर संतानोत्पत्ति की क्षमता होती है। बिल्कुल, जितने भी यहाँ पे जीव मौजूद हैं, ह्यूमन बींग्स के को लेकर के विभिन्न प्रकार के जो जीव हैं बच्चों, अगर इनको संसाधन प्रॉपर तरीके से मिल रहा है और आवास मिल रहा है और इनका साथी मौजूद है, तो ये रिप्रोड्यूस बहुत तेजी से करते हैं। ठीक है, मैंने एग्जाम्पल भी आपको बताया हुआ है कि कुछ ऐसे जंतु हैं एक साथ 4 बच्चों को जन्म देते हैं, कुछ सैकड़े बच्चों को जन्म देते हैं। इस तरह से मछलियां आपकी सैकड़ों अंडों को देती हैं, इनमें से कुछ क्या होती हैं, मर जाती हैं, कुछ जीवित रहती हैं। तो जीवों में क्या कहते हैं, संतानोत्पत्ति की प्रचुर क्षमता होती है। ठीक है, जीवन संघर्ष या अस्तित्व के लिए संघर्ष होता है। अब अगर पॉपुलेशन बढ़ रहा है, मछलियों की जनसंख्या बढ़ रही है, मनुष्यों की जनसंख्या बढ़ रही है, पक्षियों की जनसंख्या बढ़ रही है, एक लेट्स से कि घास का मैदान है, यहाँ पे विभिन्न प्रकार के शाकाहारी जंतुओं की जनसंख्या बढ़ रही है और सभी शाकाहारी हैं, घास का सभी पोषण करते हैं, तो घास के लिए क्या हो जाएगी, प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। अब उसमें से जीवित कौन रहेगा, जो
फिट है। फिट का मतलब क्या, जो थोड़ा सा पावरफुल है, जो थोड़ा सा ज्यादा स्ट्रांग है, वो क्या होगा, वो बाकी सबको समाप्त कर जाएगा, भगा देगा वहां से और स्वयं वहां पे रहने लगेगा। यही है आपका सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। और यही फिर प्रकृति इसको चुन लेगी और ये बाद में प्रकृति के अनुसार इसके शरीर में संरचनात्मक बदलाव आएगा, जिसके कारण ये आगे क्या होता जाएगा, सरवाइव करता जाएगा। इसकी पीढ़ी दर पीढ़ी जनसंख्या क्या करती जाएगी, सरवाइव करती जाएगी। ठीक है, तो जीवों के बीच में निरंतर संघर्ष भी चलता रहता है। आबादी की जनसंख्या में संतुलन, माल्थस ने यही कहा था। माल्थस ने क्या कहा था भाई, कि अगर बहुत तेजी से जनसंख्या बढ़ने लगी तो कभी ऐसा होता है कि नेचुरली कुछ ऐसी चीजें होंगी जिसकी वजह से ये जो काफी बड़ी संख्या में जो एक पर्टिकुलर जनसंख्या है वो क्या हो जाएंगी, मर जाएंगी, समाप्त हो जाएंगी। और इस तरह से जनसंख्या क्या होता है, पृथ्वी पर बना रहता है। अगर मृत्यु नहीं होगी तो जनसंख्या बढ़ते 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 बहुत ज्यादा हो जाएगा, रिसोर्सेज बिल्कुल क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तब भी अगर रिसोर्स खत्म हो गया और जनसंख्या बढ़ गई है, सिर्फ और सिर्फ पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ गया है, तब क्या होगा, खाने के लिए आपस में प्रतिस्पर्धा होगी। हो सकता है कि ये अपनी ही जाति के जीवों को खाने लगे, एंड अब उसमें से कौन जिंदा रहेगा, उसमें से वो जिंदा रहेगा जो पावरफुल होगा। ठीक है, तो इस तरह से आबादी की जनसंख्या क्या रहती है, संतुलित रहती है। विभिन्नताएं एवं वंशागति, इसी के बाद नई स्पीसीज बन रही है, नई जातियां बन रही हैं। लामार्क ने भी कहा था कि नई जातियां बनती हैं, और डार्विन भी कह रहे हैं कि नई जातियां बनती हैं। लेकिन डार्विन में नई जातियां कैसी बन रही हैं बच्चों, जो प्राकृतिक चयन हो रहा है, जो फिट है वही क्या हो रहा है, उसी का चयन हो रहा है। तो प्राकृतिक चयन हो रहा है, प्राकृतिक चयन हो कैसे रहा है भाई, इनकी शारीरिक संरचना में कुछ बदलाव आ रहा है, और वो बदलाव आ कैसे रहा है, वातावरण के परिवर्तन के अनुसार ये अपने आप को क्या कर ले रहे हैं, चेंज करते जा रहे हैं, ताकि ये सरवाइव कर पाए। और धीरे 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 इनमें नया बदलाव आ रहा है, और नए बदलाव से जो क्या हो रहा है, जो अगली पीढ़ी वाली संतान होगी वो अपनी पुरानी पीढ़ी वाली संतान से बिल्कुल अलग होगी, या हो सकता है कि 50% अलग हो। तब भी क्या हो रहा है, नई जाति बन रही है। क्या बन रही है बच्चों, नई जातियां बन रही हैं। अब ये बताइए, जो नई संतान है वो अपनी पुरानी जाति से अलग है, तो विभिन्नताएं तो हुई, और यही नई जाति जो बनी है ये भी अपने जैसे क्या करेगी, संतानों को जन्म देगी। तो वंशानुगत भी हो रहा है, वंशागति भी हो रही है। तो इन्होंने क्या कहा कि विभिन्नताएं और वंशागति भी देखी जाती है। नेचुरल सिलेक्शन क्या कर रहा है, नेचुरल सिलेक्शन इज कॉजिंग वेरिएशंस एंड हेरिडिटी। ठीक है ना, समझ गए। चलिए ये देख लो, समर्थ का जीवत्व या योग्यतम की उत्तरजीविता या प्राकृतिक चयन। योग्यतम की उत्तरजीविता किसने कहा, हर्बर्ट स्पेंसर ने ये वर्ड यूज किया, ये सेंटेंस इस्तेमाल किया हुआ है हर्बर्ट स्पेंसर ने। आपसे सवाल पूछता है कि योग्यतम की उत्तरजीविता ये सिद्धांत किसने दिया था, तो आप उनका डार्विन को नहीं बोलेंगे, हर्बर्ट स्पेंसर ने इस्तेमाल किया था। प्राकृतिक चयन किसने दिया हुआ है, प्राकृतिक चयन जैसा जो ये आपका शब्द है, इसको डार्विन ने इस्तेमाल किया हुआ है, डार्विन ने इस्तेमाल किया हुआ है बच्चों इसको। ठीक है, बात वही है, सब चीज वही है। समर्थ का जीवत्व, जो पावरफुल है, जो जिसने अपने आप को अडॉप्ट कर लिया हुआ है वही जिएगा। जो योग्य है वही, क्लाइमेट के अकॉर्डिंग जिसने अपने आप को ढाल लिया हुआ है वही सरवाइव कर पाएगा। एंड उसी को डार्विन ने क्या कह दिया कि नेचर ने इसको सिलेक्ट कर लिया हुआ है, नेचर ने इसको क्या किया, सिलेक्ट कर लिया हुआ है। बदलते वातावरण के प्रति अनुकूल, बात वही है, मैं समझा चुकी हूँ आपको। वातावरण बदल रहा है भाई, ठंड लग रही है, अगर आप ठंडी में भी कॉटन के कपड़े पहनकर और वूलन कपड़ा नहीं पहनेंगे, सरवाइव कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। वातावरण बदल रहा है, अपने आप में बदलाव करो, कुछ ना कुछ करके उस वातावरण के अनुसार अपने आप को ढाल लो। ठीक है, यही है, आप क्या कर रहे हो, वातावरण के अनुसार अपने आप को बदल रहे हो। पोलर बियर का एग्जाम्पल आप देख लीजिए, हाथी का एग्जाम्पल आप देख लीजिए, राजस्थान में रहने वाले ऊंट का एग्जाम्पल आप देख लीजिए। रेत पर ऊंट क्यों चल पा रहा है, उसके पैर चौड़े और गद्देदार हैं, सरफेस एरिया बढ़ जा रहा है, दबाव कम पड़ रहा है, और ऊंट आसानी से
रेगिस्तान में चल पा रहा है। हमारे पैर रेगिस्तान में धंसने लगेंगे क्योंकि हमारी बॉडी का वेट बहुत ज्यादा है, जबकि हमारी पूरी बॉडी के कंपेयर में हमारे पैरों का सरफेस एरिया कम है। हमारे पैर रेत में धंसने लगेंगे और हम आसानी से नहीं चल पाएंगे। ये क्या है? एडाप्टेशन है, अनुकूलन है। ऐसा बहुत सारे, आपने कल मैंने आपको कैक्टस का एग्जाम्पल दिया था और दूसरे एनिमल्स का एग्जाम्पल, मैंने स्टिक इंसेक्ट का एग्जाम्पल दिया था। ये सब अनुकूलन है बच्चों, ठीक है। तो बदलते वातावरण के साथ अपने आप को क्या कर रहे हैं? अनुकूल कर रहे हैं। एंड क्या हो रहा है? अनुकूलन की वजह से नए कैरेक्टर्स बिल्ड हो रहे हैं और नई जातियां बन रही हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि मैं आपको ये पॉइंट्स समझा पाई हूँ, जो कि मैंने कोशिश की है, ठीक है बच्चों। आगे बढ़िए। अब डार्विन के विकास को कुछ थोड़े से एक सेकंड डार्विन के विकास को कुछ पॉइंट्स में हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं, जो इन्होंने नेचुरल सिलेक्शन दिया हुआ था और क्या कहा हुआ है। तो डार्विन का विकासवाद दो कॉन्सेप्ट्स पर आधारित है। एक है ब्रांचिंग डिसेंट है, वंश वाला जो है शाखी अवरोहण या शाखी वंशानुगत आप बोल सकते हैं। एंड प्राकृतिक क्या है? चयन है। प्राकृतिक चयन को हम समझ चुके हैं। मैं आपको ब्रांचिंग डिसेंट के बारे में समझा दे रही हूँ बच्चों। देखिए, ब्रांचिंग डिसेंट का मतलब क्या होता है? आपने अगर पढ़ा हुआ है मुझसे कन्वर्जेंट एवोल्यूशन के बारे में, अभिसारी क्या कहते हैं, विकास के बारे में अगर आपने मुझसे पढ़ा हुआ है, यहाँ ये अभिसारी विकास क्या बता रहा है कि पूर्वज एक है, लेकिन धीरे धीरे वातावरण में चेंज होने की वजह से जो नए ऑर्गेनिज्म बन रहे हैं, इनमें एक दूसरे से विभिन्नताएं देखने को मिल रही हैं। ये एक दूसरे से विभिन्न है, ये एक दूसरे से अलग हैं, लेकिन इन सभी का पूर्वज एक ही रहा होगा। इसी को कहा जाता है बच्चों शाखी अवरोहण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शाखी अवरोहण कहा जाता है। ये देखिए, ऐसा हो सकता है कि जो आपके गिबन है, ऑर्गेंटन है, गोरिल्ला है, आपका चिंपैंजीज है और आपके मनुष्य हैं, इन सभी के पूर्वज कोई एक रहे होंगे। इन सभी के पूर्वज हो सकता है कप ही रहा हो, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि इन सभी का पूर्वज एक ही रहा हो, ठीक है। ऐसा क्यों? ऐसे मनमानी तो हमने कह नहीं दिया, हमने देखा कि इनमें कुछ न कुछ समानताएं देखने को मिल रही हैं। ये जितने भी आपके एनिमल्स दिखाई दे रहे हैं, इनमें कुछ न कुछ क्या हो रहा है? समानताएं देखने को मिल रही हैं बच्चों, ठीक है। आइए आगे बढ़िए। ठीक है, तो शाखी अवरोहण हमने समझ लिया हुआ है क्या होता है। अब आगे पढ़ते हैं। हाँ, डार्विन की आलोचना। देखो, डार्विन ने विभिन्नताओं एवं वंशागति की तो बात कही, पर डार्विन ने क्या कहा? डार्विन सिर्फ और सिर्फ फोकस्ड रह गए नेचुरल सिलेक्शन पर। इन्होंने कहा कि एडाप्टेशन हो रहा है, अनुकूलता हो रही है, अनुकूलता के अनुसार इनकी बॉडी में कुछ चेंज आ रहा है और वही चेंज क्या हो रहा है? कंटिन्यूअसली क्या हो रहा है? ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है। और जिसकी वजह से नई जातियों का विकास हो रहा है। ये भी आपके जेनेटिक कॉज को नहीं बता पाए हैं कि क्यों वंशानुगत हो रहा है या आनुवंशिकता पीढ़ी दर पीढ़ी कैसे ट्रेड्स का जो हो रहा है, क्या ट्रांसफर हो रहा है, वो क्यों हो रहा है। तो इसी वजह से विभिन्नताओं का मेन रीजन डार्विन नहीं बता पाए थे। यही इनकी थियोरी का क्या मेन कह सकते हैं कि एक मिस्टेक रहा है, ठीक है। देखिए, डार्विनवाद विभिन्नताओं की उत्पत्ति एवं कारणों पर प्रकाश नहीं डाल पाए हैं, ठीक है ना। डार्विन ने ऐसा कुछ खास बताया नहीं। डार्विन जनन एवं दैहिक कोशिकाओं के बीच में अंतर नहीं बता पाए, जो कि विजमैन ने बताया था कि जर्म प्लाज्म के जो जीन्स हैं वो ट्रांसफर तो हो रहे हैं, बट सोमैटिक सेल्स में मौजूद आपके क्रोमोसोम्स एंड जीन्स के कैरेक्टर्स ट्रांसफर नहीं होते हैं, वो बदल जाते हैं। डार्विनवाद किसी अंग के उपयोग, अनुपयोग, अवशेषी अंगों की जो उपस्थिति वगैरह है, इसके बारे में मौन है, कुछ भी नहीं बता पाया है। डार्विन के क्रमिक विभिन्नताओं में जय विकास का आधार माना। उन्होंने उत्परिवर्तन के महत्व को स्पष्ट नहीं किया, म्यूटेशन के बारे में उन्होंने कुछ बताया ही नहीं। शरीर में अनेक ऐसे अंग होते हैं जो केवल विकसित अवस्था में ही लाभकारी होते हैं, पूर्ण अर्ध विकसित अवस्था में नहीं लाभकारी होते। इवन डार्विन जो है, इन्होंने जो लैमार्क ने कहा था कि यूज एंड डिसयूज की वजह से जो अंग है वो लाभकारी होते हैं या फिर वो मौजूद रहते हैं या गायब हो जाते हैं।
यहाँ पर ये भी देखा गया कि बारहसिंगा जो है इसकी सींगों का बहुत यूज करने की वजह से, इसकी सींगों की वजह से बारहसिंगा समाप्त हो गए। सींगे काफी बड़ी बड़ी होगी, बहुत ज्यादा विकसित हो गए, जिसकी वजह से बारहसिंगा क्या हो गए, समाप्त हो गए। तो यहाँ पर हम ये भी देख रहे हैं कि अधिक उपयोग, अंगों के अधिक उपयोग करने की वजह से भी पॉपुलेशन समाप्त हो जा रहा है। ठीक है, तो इन चीजों को रीजन क्या है, इन चीजों को एक्सप्लेन नहीं कर पाए। डार्विनवाद, जलीय जीवों से स्थलीय जीवों में, वाटर से कैसे लैंड तक एनिमल्स आए, कैसे उनका विकास हुआ, डार्विन इसके बारे में साइलेंट हैं, इसके बारे में वो कुछ बता नहीं पाते हैं। ठीक है, अच्छा, योग्यतम की उत्तरजीविता की तो बात करते हैं, लेकिन जो आपका जो फिट जो ऑर्गेनिज्म है या जो पावरफुल ऑर्गेनिज्म है, योग्यतम का आगमन कैसे हो रहा है, मतलब ये चेंज कैसे आया, इसके बारे में नहीं बता पाए। तो कुल मिलाकर के हम क्या कह रहे हैं कि विभिन्नताओं का कॉज डार्विन नहीं बता पाए हैं। ठीक है, अब आते हैं कौन, हमारे जो हीरो हैं जिन्होंने प्रॉब्लम ही सॉल्व कर दी कि भाई चेंज क्यों हो रहा है, मैं बताता हूं। ठीक है ना, ये कौन है आपके, ह्यूगो डीवरेज हैं। याद रखिएगा, म्यूटेशन के बारे में सबसे पहले म्यूटेशन का जो टर्म है, जो शब्द है, म्यूटेशन शब्द ह्यूगो डीवरेज ने इस्तेमाल किया हुआ था। ठीक है बच्चों, और इन्होंने ही म्यूटेशन का कॉज क्या है, विभिन्न प्रकार के म्यूटेंट्स के बारे में आपके बताया कि रासायनिक कारण होते हैं, जैविक कारण होते हैं, आपके भौतिक कारण होते हैं। इनकी वजह से शरीर जो होता है, शरीर का जो आपका डीएनए का स्ट्रक्चर जो होता है वो बदल जाता है, और डीएनए के स्ट्रक्चर के बदलने की वजह से क्या हो रहा है, नए ट्रेट्स बन रहे हैं जो कि विभिन्नताओं को जन्म दे रहा है। यानी कि विभिन्नताओं का मतलब क्या, कि जो मतलब जो बच्चा है वो अपने मम्मी पापा से अलग रहेगा, कुछ ना कुछ उसमें नया बनेगा, और वो भी फिर उसका भी बच्चा हो सकता है ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहे, या फिर बहुत सारी पीढ़ियों तक ऐसे कंटिन्यूअसली चलता रहे, सडन से अगली पीढ़ी जो आ रही है उसमें चेंज आ जाए। ठीक है, तो ह्यूगो डीवरेज ने कहा था कि म्यूटेशन अचानक होने वाली प्रक्रिया है, ग्रेजुअली ये नहीं जा रहा कि अरे धीरे 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 होगा, नहीं, ये सडन से होने वाली प्रक्रिया है। हो सकता है कि डीएनए में आपके सडन से कोई सीक्वेंस इधर से उधर हो जाए, आपके क्रोमोसोम्स के नंबर इधर से उधर हो जाए, तो क्या हो जाएगा, कैरेक्टर बदल जाएगा। ठीक है बच्चों, तो म्यूटेशन के बारे में किसने बताया था, ह्यूगो डीवरेज ने बताया था। फर्दर म्यूटेशन की विभिन्न प्रकार के टाइप्स, क्यों हो रहा है, ये सारी चीजें लास्ट चैप्टर में हमने डिस्कस की है, तो यहाँ पे मैं डिस्कस नहीं करूंगी। ओके अब आते हैं प्राकृतिक चयन का थोड़ा सा कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। डार्विन ने जो कहा था कि प्राकृतिक चयन हो रहा है, तो ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा एक दो एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसमें एक एग्जाम्पल है आपका इंडस्ट्रियल मेलानिज्म। मेलानिन एक क्या होता है, पिगमेंट होता है जो स्किन के कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है बच्चों। मेलानिन क्या है, एक कलर पिगमेंट है जो स्किन के कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और औद्योगिक मेलानिज्म क्यों नाम दिया गया हुआ है, एक विशेष प्रकार की कीट है, तितली आप बोल सकते हो, इसका नाम क्या है बच्चों, पेपर्ड मॉथ है। ठीक है, पेपर्ड मॉथ है, बिस्टन बोटुलेरिया नाम की ये जो तितली है। शुरुआत में इस तितली का रंग काफी हल्का था, सफेद से ऑफ वाइट के बीच में इसका रंग था, बिल्कुल शुरुआत में, जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन नहीं आया था, यानी कि औद्योगिक क्रांति नहीं आई थी, और औद्योगिक आपके जो बड़ी बड़ी मशीनें हैं, उद्योगों का बहुत ज्यादा विकास नहीं हुआ था। आप ऐसा कह सकते हैं कि वातावरण जब बहुत स्वच्छ रहा होगा, या फिर कंपैरेटिवली स्वच्छ रहा होगा, तब जो ये आपका बॉटुलेरिया है, ये क्या था बच्चों, ये हल्के रंग की थी। जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, औद्योगिक विकास हुआ, और बहुत सारे कारखानों का उपयोग होने लगा, एंड कार्बन का उत्सर्जन बहुत ज्यादा होने लगा, तो धीरे 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 जो हल्के रंग की आपके मॉथ थे,
मतलब अब ऐसा नहीं है कि यहाँ पे गहरे रंग के मौत मौजूद नहीं थे, मौजूद थे, लेकिन जो हल्के रंग के मौत थे, अब यहाँ पे जब बैठ रहे हैं, ये जगह जगह पे जहाँ पे भी बैठ रहे हैं, तो हल्के होने की वजह से इनको आसानी से डिटेक्ट कर लिया जाता था। और दूसरा, एनिमल इसको क्या कर रहा है, इसका भक्षण कर जा रहा है। जबकि जो गहरे रंग वाली मौत थी, ये आसपास का इनका परिवेश भी काला है, काला नहीं कह सकते हो, डार्क है, और ये भी क्या है, इनका भी स्किन का रंग डार्क है, तो ये छुप जाती थी, क्या कहते हैं उसको, कैमोफ्लेज कर जाती थी। ठीक है, तो कैमोफ्लेजिंग की वजह से इनका भक्षण कम हुआ। जब इनका भक्षण कम हुआ है, इनकी जनसंख्या अभी मौजूद है, तो ये क्या करेंगे, अपने जैसे ही और ज्यादा तितलियों को पैदा करेंगे। तो धीरे 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 क्या हुआ, धीरे धीरे डार्क कलर वाली तितलियां जो थी, मैं यहाँ पे तितली वर्ड यूज कर रही हूँ, बेसिकली ये आपकी तितली नहीं है, मॉथ है, मतलब शेप इसका तितली जैसा रहता है। तो ये जो डार्क कलर वाली मॉथ थी, ये क्या हो गई, ये ज्यादा बढ़ गई, एंड जो आपकी लाइट कलर वाली जो मॉथ थी, वो धीरे 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 समाप्त होती गई, क्योंकि इनकी संख्या बढ़ी नहीं, इस वजह से ये क्या हो गई, समाप्त होती गई। तो यही कहा जा रहा है कि जैसे क्या हुआ कि परिवेश में बदलाव आया, तो जो डार्क कलर वाली थी, पहला रीजन तो ये था कि इनका भक्षण उतना हो नहीं पाया जितना लाइट कलर वाली का हुआ, और भक्षण कम होने की वजह से धीरे धीरे इनकी संख्या बढ़ती गई, और ये क्या होती गई, अडॉप्ट करती गई, क्योंकि भक्षण इनका हो नहीं पा रहा है। ठीक है, तो इसी को नाम दिया गया क्या, इंडस्ट्रियल मेलानिज्म कहा जा रहा है, कि काला जो कह सकते हो कि कार्बन के बहुत ज्यादा उत्सर्जन की वजह से धीरे 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 आपके डार्क कलर मॉथ का नंबर क्या होता गया बच्चों, बढ़ता चला गया। इनके जीन पूल डार्क कलर वाले जो मॉथ है, इनका जीन पूल क्या होता गया, बढ़ता गया, इनकी फ्रीक्वेंसी बढ़ती गई। क्या है ये सब अगले क्लास में देखेंगे। ठीक है, तो यही है क्या, इसी में क्या हो रहा है कि अब प्रकृति ने, नेचर ने किसको सिलेक्ट कर लिया, नेचर ने डार्क कलर वाले मॉथ को सिलेक्ट कर लिया, ऐसा हम बोल सकते हैं, क्योंकि सर्वाइव वही कर रही है, तो नेचुरली सिलेक्टेड है कौन, डार्क कलर वाली मॉथ आपकी सिलेक्टेड है। ये देखो, अब मैं रीड करने जा रही हूँ आपके, औद्योगिक मलिनता या औद्योगिक अतिकृष्णता, कृष्ण का मतलब होता है कालापन, ठीक है ना। इंग्लैंड के मैनचेस्टर शहर में 1845 तक पेपर्ड मॉथ बिस्टन बॉटुलेरिया जो है, जाति के सभी मॉथ हल्के रंग के थे, कुछ कुछ ऐसा कहा जा सकता है, कुछ कुछ डार्क भी रहे होंगे। ठीक है, हल्के रंग के थे, परंतु उसके बाद मैनचेस्टर में मशीनों की संख्या में वृद्धि, अर्थात औद्योगिक क्रांति के कारण कारखानों से निकले धुएं ने वातावरण को धुंधला कर दिया, और इस वातावरण के अनुरूप ही गहरे रंग के मॉथ कार्बोनेरिया की संख्या बढ़ती चली गई। ठीक है, ये जो वर्ड लिखा है सभी, आई डोंट थिंक ये सभी रहे होंगे, कुछ कुछ तो डार्क कलर के रहे होंगे, या फिर सडन से म्यूटेशन हुआ होगा, तभी आपके डार्क कलर के मॉथ पैदा हुए होंगे। ठीक है ना। नाउ अब क्या देख रहे हैं आप, कार्बोनेरिया जो डार्क कलर की हैं आपकी मॉथ, वो वाली, यह धुआं आप आसपास क्या कहते हैं, लगे पेड़ पौधे एवं काले रंग के लिए ज्यादा वो था, उस जैसा ही था। धुएं में मौजूद कार्बन कण पेड़ों के वायवीय भागों पर संग्रहित होते गए, जिस कारण पेड़ के रंग भी काले होते गए, और इन पेड़ों पर बैठने वाले हल्के रंग के मॉथ आसानी से दिखने लगे थे। आपका परिवेश क्या है, डार्क कलर का है, हल्के रंग के मौत आसानी से दिखने लगे, और इनके शिकार इनका भक्षण करने लगे। एंड जो डार्क कलर वाली है, इनको पहचानना मुश्किल है, तो इस वजह से ये क्या हो रहे हैं, इनका क्या कहते हैं कि भक्षण कम हो गया, और इनकी संख्या धीरे 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 बढ़ती गई। और ये है आपके क्या, नेचुरल सिलेक्शन का एक एग्जाम्पल। ठीक है ना बच्चों, ओके, पढ़ देती हूँ। कीटों का प्राकृतिक वर्ण हो गया। इन कीटों में काले रंग के मौत की संख्या में अत्यधिक वृद्धि हुई, जबकि हल्के रंग के मौत की संख्या में कमी हुई, क्योंकि हल्के रंग के मौत शत्रुओं से अपनी रक्षा न कर सके। इसके विपरीत गहरे रंग के मौत अपने को पर्यावरण के साथ छिपाने में समर्थ रहे। अतः काले रंग की महत्ता को देखते हुए प्राकृतिक वर्ण द्वारा गहरे रंग के मौत को संरक्षण प्राप्त हुआ। इससे स्पष्ट होता है कि लाभदायक उत्परिवर्तनों को स्थापित करने में प्राकृतिक वर्ण किस प्रकार महत्वपूर्ण कार्य करता है। ठीक है ना। प्राकृतिक वर्ण क्या है, आपने अब नेचर के अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज कर लिया, तो नेचर ने आपको एक्सेप्ट कर लिया, यही है आपका प्राकृतिक चयन। ये देखो,
ये आपकी हल्के रंग वाली मौत है, जबकि यहाँ पर ये डार्क वाली जो कार्बोनेरिया मौत है वो भी बैठी हुई है, दिखाई नहीं दे रहा है, यहाँ पे ये बैठे हुए हैं। तो अगर ये विजिबल ही नहीं है तो इनको खाने के लिए शिकारी आएगा ही नहीं। ये सीधा सीधा पता चल रहा है कि मेरा दुश्मन तो यहाँ पे, मेरा खाना यहाँ है, उसको खा लिया। अब धीरे धीरे भाई इनकी संख्या क्या होती गई, कम होती गई, इनकी संख्या बढ़ती गई। ठीक है, ये है आपका नेचुरल सिलेक्शन, इंडस्ट्रियल मेलानिज्म का एग्जाम्पल। ओके, प्राकृतिक चयन के थोड़े से नेचुरल सिलेक्शन के टाइप्स देख लेते हैं। तो कितने टाइप के हैं नेचुरल सिलेक्शन के? 3 टाइप्स हैं बच्चों। स्टेबिलाईजिंग सिलेक्शन कहते हैं, स्थिरीकरण का चयन कहते हैं, डायरेक्शनल सिलेक्शन होता है एक बच्चों, गतिकीय चयन कह सकते हो आप इसको, एंड डिसरप्टिव सिलेक्शन होता है एक, क्या कहते हैं इसको, विच्छिन्न चयन बोलते हैं शायद इसको, ये होता है। देखो स्टेबिलाईजिंग सिलेक्शन हो क्या रहा है, स्टेबिलाईजिंग सिलेक्शन में बेसिकली डायग्राम लगाना, कोई बात नहीं। स्टेबिलाईजिंग सिलेक्शन में ऐसा मान लो कि विभिन्न प्रकार की जो हैं पक्षियां हैं। मैं मान के चलती हूँ कि एक जो मैं यहाँ से ले सके ऐसे आपकी, हाँ ठीक है, ऐसे आपकी बहुत सारी पक्षियां हैं। ठीक है, ये जो है बच्चों, ये आपके हल्के रंग की पक्षी है, और ये जो है ये मान लो मध्यम रंग की पक्षी है। मैं और ये जो हल्के ब्राउन है, लेट्स से ये हल्की भूरी रंग की पक्षी है, ये थोड़ा सा मध्यम भूरा रंग है इसका, और ये डार्क है, ये कह सकते हो गहरा भूरा रंग है, इसका गहरा भूरा रंग है। ठीक है, तो क्या कहते हैं आपका स्टेबिलाईजिंग सिलेक्शन में क्या हो रहा है, ये भी अपने क्या कहते हैं कि वातावरण में परिवर्तन के अनुसार अपने आप को एडॉप्ट नहीं कर पा रहा है, और ये भी वातावरण में परिवर्तन के अनुसार अपने आप को एडॉप्ट नहीं कर पा रहा है। जो मिड रेंज वाला है, जो मध्यम भूरे रंग वाली जो पक्षी है, ये अपने आप को वातावरण के अनुसार अपने आप को एडॉप्ट कर पा रही है, तो नेचर भी इसी को सिलेक्ट कर रहा है। इसी को कहा जाता है, ये जो प्रक्रिया होती है, जो मेथड होता है बच्चों, इसको कहा जाता है आपका स्टेबिलाईजिंग सिलेक्शन कहा जाता है। अगर इसका हम ग्राफ बनाएंगे तो हम ये मानेंगे कि जो निम्न वर्ग के जो जंतु हैं और जो उच्च वर्ग के जंतु हैं, इनका सिलेक्शन नेचर नहीं कर पा रहा है, जबकि जो मध्यम वर्ग के आपके जंतु हैं, इनका सिलेक्शन काफी ज्यादा होता है। और इस तरह का जो एक चयन का जो प्रक्रिया होता है, उसको क्या कहते हैं, स्टेबिलाईजिंग सिलेक्शन कहते हैं। अगर आप इसका ग्राफ निकाल लेंगे तो इस तरह से पीक ग्राफिक निकल करके आएगा। ठीक है, यहीं से आप समझिए अब इसको। अब दूसरा वाला क्या कह रहा है, दूसरा वाला कह रहा है डायरेक्शनल सिलेक्शन। बच्चों, डायरेक्शनल सिलेक्शन में क्या हो रहा है, यहाँ पर आपके जो उच्च वर्ग के जीव हैं, यानी जो योग्य हैं, ठीक है ना, डिपेंड करता है कि नेचर किसको योग्य मान रहा है, किसको योग्य नहीं मान रहा है, इसके बहुत सारे पैरामीटर्स हैं। बट यहाँ पर हम ऐसे समझते हैं कि जो उच्च वर्ग के हैं, यानी कि यहाँ पर लेट्स से कि जो आपका क्लाइमेट चेंज हुआ, यानी जो वातावरण में परिवर्तन हुआ, उस वातावरण में गहरे भूरे रंग वाली जो पक्षी है, यही क्या हो रही है, सर्वाइव कर पा रही है। तो जब गहरे भूरे रंग वाली पक्षी नेचर के अकॉर्डिंग अपने आप को सर्वाइव कर पा रही है, यानी नेचर डार्क कलर वाली पक्षी को ही अडॉप्ट कर पा रहा है, सिलेक्ट कर पा रहा है, और ये सिर्फ और सिर्फ इसी का ही सिलेक्शन हो रहा है, वन साइडेड हो रहा है, तो हम इस प्रकार के नेचुरल सिलेक्शन को डायरेक्शनल सिलेक्शन कहते हैं, दिशात्मक चयन इसको कहा जाता है बच्चों। अब डिसरप्टिव में क्या हो रहा है बच्चों, ये देखो, डिसरप्टिव में क्या हो रहा है कि आपका जो ये गहरे भूरे रंग वाली पक्षी है, यानी कि निम्न वाले जो जंतु हैं, उच्च वाले जो जंतु हैं, निम्न वर्ग के जंतु और उच्च वर्ग के जंतु दोनों ही अपने आप को आसानी से क्या कर पा रहे हैं, अडॉप्ट कर पा रहे हैं, एडाप्ट कर पा रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये यहाँ पर क्या हो रहा है, इस प्रकार के जो नेचुरल सिलेक्शन का मेथड है, इसको हम डिसरप्टिव सिलेक्शन कहते हैं।
कहने का मतलब क्या है, एक बार फिर से समझ लो। निम्न वर्ग का जो जीव है एंड जो उच्च वर्ग का जीव है, ये दोनों ही अपने आप को नेचर के अकॉर्डिंग अडाप्ट कर पा रहे हैं, सरवाइव कर पा रहे हैं अपने आप को। इन्हीं का नेचर सेलेक्ट कर ले नेचर इनको सेलेक्ट कर ले रहा है। इस टाइप का जो नेचुरल सिलेक्शन हो रहा है, इसको हम डिसरप्टिव नेचुरल सिलेक्शन मानते हैं। डिसरप्टिव नेचुरल सिलेक्शन का ग्राफ अगर आप देखेंगे तो ये देखिए कैसा बन रहा है। निम्न वर्ग वाला एंड उच्च वर्ग वाला जो है, इन्हीं का सिलेक्शन कर पा रहा है। तो इस तरह से 2 पीक आपको मिलते हैं, 2 पीक आपको मिल रहा है, ठीक है ना। ये कैसा है, ये कौन सा वाला, अगर ग्राफ सिर्फ आपको दे दिया जाएगा तो ये कौन सा वाला है, डिसरप्टिव सिलेक्शन है। डिसरप्टिव, ये कौन सा वाला है बच्चों, विच्छिन्न चयन है, डिसरप्टिव सिलेक्शन है बच्चों। और इधर देखिए ये 1 साइडेड वाला है, ठीक है ना। ये जो पीक है आपका, ये एक तरफ शिफ्ट हो जा रहा है, तो ये कैसा है, ये आपका, ये है डायरेक्शनल सिलेक्शन, दिशात्मक चयन है बच्चों। कौन सा है, डायरेक्शनल सिलेक्शन, दिशात्मक चयन। और यहाँ पर मध्यम वर्ग वाला ही सरवाइव कर पा रहा है, इसका ही चयन हो रहा है, तो ये है आपका कौन सा, क्या कहते हैं, स्टेबिलाइजिंग सिलेक्शन हो रहा है, ठीक है। ओके, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं तक, और इसके आगे भी और भी क्लासेस हैं बच्चों, थोड़ा सा 1-2 चीज़ें और हैं। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, हम अपने बारे में भी तो जानेंगे ना, ह्यूमन बीइंग्स का एवोल्यूशन कैसे हुआ है, क्या चेंजेस आए हैं, वो भी है। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे उसके बारे में। आई थिंक 1-2 क्लासेस में आपका चैप्टर ओवर हो जाएगा। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए बहुत अच्छे से, और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।